रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ मैं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार प्रेमबा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री से, और हिस्ट्री का प्रागैतिहासिक काल हम लोग प्रागैतिहासिक काल से शुरू कर रहे हैं। और धीरे 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 हम लोग तेज़ी से, और धीरे और तेज़ी एक साथ तो नहीं हो सकता, मतलब लगातार हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और पूरा का पूरा हम कहें तो और हिस्ट्री बाकी सभी जो भी जीएस पोर्शन में आमतौर पे जीके जीएस में पोर्शन बनता है, कोशिश करेंगे सारा का सारा कंप्लीट करने प्रैक्टिस सेट के रूप में। और प्रैक्टिस सेट इसलिए बहुत ज़रूरी है कि देखिए बहुत सारी क्वेश्चन जो हम ऐसे किताब में सपाट पढ़ जाते हैं और हमें फील भी नहीं होता कि अच्छा ये क्वेश्चन हो सकता है, तो वो सब और जो अनएक्सपेक्टेड टाइप के जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उन सब क्वेश्चंस पे हम लोगों का कहीं ना कहीं कमांड हो जाएगा। और चूँकि आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं, देखिए यूपीपी है, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, और रेलवे के अंदर आरपीएफ एसआई और बाकी चीज़ें जो आने वाली हैं वो है ना, आगे जो भी वनडे एग्ज़ाम या उससे आगे के एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम्स के लिए जीके जीएस तो जानते ही हैं, उसका अपना लेवल है ना। और हम लोग सामान्यतः लूसेंट के सभी जो क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको हम लोग कवर कर लेंगे। और तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। शुरू करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, और बस आपको बस चुपचाप देखना है और दिमाग में इमेजिन करिए कि हाँ इसका क्या आंसर है, और बाकी मैं आपको पूरी तरीके से याद कराता हुआ साथ साथ में चलूँगा, ठीक है। बाकी अतिरिक्त फैक्ट्स के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो प्रागैतिहासिक काल से हम लोग शुरू करते हैं। और प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, देखिए हर चीज़ की अपनी एक परिभाषा होती है। तो प्रागैतिहासिक काल वह समय काल जिसमें मानव विकास के पूर्व के, यानी कि शुरुआती समय काल को हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, वो प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल में आमतौर पे क्या होता है, कोई भी साक्ष्य हमें लिखित तो मिलता नहीं है, हम पूरी तरीके से रिलाई करते हैं जो भी अवशेष रहे हैं, है ना, चाहे वो पाषाण के हों या बाकी मतलब पत्थर के हों या अन्य जो भी हड्डियाँ, अस्थियाँ, इन सभी चीज़ों पर हम लोग डिपेंड होते हैं इसके अध्ययन के लिए, है ना। तो मानव विकास के शुरुआती समय काल को ही हम प्रागैतिहासिक है, या मानव विकास का जो उत्तरोत्तर विकास का क्रम चल रहा था उसका और शुरुआती जो स्टेज होता है, जो बड़ा लंबा टाइम पीरियड था, वो हो जाता है प्रागैतिहासिक काल। अगर हम इसको देखिए, इतिहास में भी इतिहास तीन प्रकार का होता है। एक हो गया प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक के बाद क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा ऐतिहासिक काल, या सिर्फ हम कह लें इतिहास, ठीक है ना। इतिहास कह लीजिए या आप कह सकते हैं ऐतिहासिक काल, ठीक है। जिसमें अब इसमें मतलब क्या होता है, देखिए इसका अगर हम टाइम ड्यूरेशन की चर्चा कर लें तो देखिए ये तो, इसको आप ये हटा दीजिए, इसको आप लिखिए मानव की उत्पत्ति से लेकर के, है ना, मानव की उत्पत्ति के शुरुआती दिनों से शुरू करके मानव की उत्पत्ति से लेकर के अब देखिए यहाँ पे 600 ईसा पूर्व है, तो इसको ठीक है 600 तो नहीं होगा, 3000 होता है, 3000 ईसा पूर्व, और ये वाला हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व। चूँकि ये संक्रमण काल का टाइम था तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 6000 ईसा पूर्व तक हम आद्य ऐतिहासिक की चर्चा करते हैं। अभी हम लोग चर्चा भी कर लेंगे क्या है, उसके बाद हम 600 से ईसा पूर्व से अब तक की बातें हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको पूरे इतिहास के बारे में कहीं ना कहीं और कोशिश करूंगा कि आप समझिए कि क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल, मतलब कोई भी ऐसा हमें साक्ष्य नहीं मिलेगा जो लिखा हुआ हो और हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, है ना। तो पूरी तरीके से हम इतिहास लिखने के क्रम में, इतिहास लिखने के काम में पूरी तरीके से हम पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर होते हैं। वो प्रागैतिहासिक काल में हो जाएगा, या प्रागैतिहासिक काल होता है, बड़ा लंबा समय काल रहा। उसके बाद हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक कालों में हम देखते हैं कि मनुष्य जो है लिखना शुरू कर चुका है
है ना। अब देखिए हम पढ़ते तो हैं, क्या उसमें पढ़ते हैं, देखिए कहाँ से कहाँ तक चीज़ें पढ़ते हैं। आज प्रागैतिहासिक काल में हम यही पढ़ते हैं कि मानव के साक्ष्य कहाँ मिले थे। हम इतिहास, जो हमारा इतिहास है, मतलब आपका इतिहास का जो पूरा एक टेक्स्ट बुक है ना, वो कहाँ से कहाँ तक है, ये ध्यान से समझिए। ये मान लीजिए आपकी इतिहास की बुक है, अभी समझिए, फिर चीज़ें थोड़ा आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो इतिहास में आप पहला जो पोर्शन शुरू करते हैं हमेशा, वो प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में आप ये पढ़ते हैं कि कौन से मानव का कहाँ साक्ष्य मिला था, है ना, सबसे पहले मानव जो कहाँ जन्म लिया था, और भारत में कौन से मानव का जन्म हम देखते हैं, है ना, कौन से मानव का हमें साक्ष्य मिलता है। जैसे हम भारत में देखते हैं तो रामापिथेकस का साक्ष्य हमें सबसे पहले देखने को मिलता है, किस जगह पे मिला था, है ना, तो दुनिया में सबसे पहले कहाँ हुआ था। ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं जगहों का, कि मानव कैसा था, किस तरीके का अनुमान लगाते हैं, ठीक है, कि आग जलाना सीख लिया था या पशुपालन सीख लिया था। ये सभी चीज़ें किस में हम देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हम उसमें सभ्यताओं को देखना शुरू कर देते हैं। चूँकि मनुष्य उस समय क्या है, आग जलाना सीख लिया था, आग जलाना शुरू कर चुका है वो प्रागैतिहासिक काल, हम या कहें पाषाण काल में ही, पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तो पाषाण काल में ही, तो पाषाण काल ही प्रागैतिहासिक काल का पूरा टाइम ड्यूरेशन है। उसके बाद हम बात कर लेंगे, सभ्यताएं शुरू हो गई थी, जिसमें हम स्पेशली हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो दूसरे स्टेज में हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है, या हड़प्पा आप कह लें, है ना, जो भी आप कह सकते हैं, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता, अलग अलग प्रकार की सभ्यताएं थी, तो हम ये पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिलता है लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य मिलेगा लेकिन हम नहीं पढ़ पाएंगे, यानी कि फिर से हमें साक्ष्यों पर ही डिपेंड होना पड़ेगा इतिहास लेखन के क्रम में। अब उसके बाद तीसरे क्रम में हम जब आते हैं, जो तीसरा पूरा चलता चला जाता है, तो तीसरे क्रम में हम देखते हैं सबसे पहले क्या शुरू हो जाता है, वैदिक काल। पढ़ते हैं ना, ध्यान से देखते रहिए कि एकदम यही आपकी पुस्तक है, वैदिक काल। तो भाई वैदिक काल में हमें सभी इतिहास के साक्ष्य मिलते हैं, हमें रामायण देखने को मिलता है, महाभारत किताबें जो किताब है, वेद, चारों वेद हमें देखने को मिलते हैं या पढ़ते हैं हम वैदिक काल के अंतर्गत। हम उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, हम बहुत सारे अन्य किताब, जैसे हम चाणक्य की किताब देख लेते हैं, अर्थशास्त्र हो गया, मृच्छकटिकम, जो भी पुस्तकें हैं, किताबें, हम कहते हैं कि आमतौर पे हम किताबें तो कहते हैं। तो वैदिक काल के बाद हम फिर आ जाते हैं महाजनपद में, तो महाजनपद में इन लोगों की चर्चा होने लग जाती है, शूद्रक हैं, इन सब के साक्ष्य के बारे में। तो महाजनपद हम आमतौर पर शुरू करते हैं मगध से, है ना, तो हर्यंक वंश से फिर हम वंशज शुरू कर देते हैं, ठीक है। पूरा महाजनपद सातवाहन तक पढ़ते हैं, और सातवाहन के बाद फिर हम आगे बढ़ जाते हैं मध्य की ओर, फिर ऐसे ही आगे बढ़, मध्य से पहले भी हम पढ़ते हैं, फिर मध्य की ओर, मध्य से आधुनिक, समझ रहे हैं। ये पूरी आपकी इतिहास है। थोड़ा सा टाइम लिया हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें अभी तक एक सिनेरियो नहीं हो पाता कि एक्चुअली है क्या। इसको अगर चाहे तो कभी बहुत डिटेल्स में हम लोग देख के समझ लेंगे कि एक्चुअली पूरा है क्या, हम पढ़ते ही क्या हैं। तो अब शायद समझ में आ गया होगा कि आद्य ऐतिहासिक मतलब क्या, वो जिनके लिखित साक्ष्य हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं, और इतिहास मतलब जो साक्ष्य होते भी हैं और हम पढ़ भी पाते हैं, ठीक है ना। हाँ, बट मशक्क़त करना पड़ जाए वो अलग बात है। जैसे अगर हम बात करें अशोक की लिपियों के बारे में बात करें, तो अशोक की लिपि को बड़ा टाइम लगा, लेकिन 1937 में फाइनली जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तो चूँकि पढ़ा, इसलिए क्या है, इतिहास के संदर्भ में हम बात वो चीज़ें आ जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं, आई होप आप समझ पाए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। कह रहा है किसे मानव की आदि जन्म स्थली मानी जाती है, तो सबसे वही चर्चा मैं कर रहा था। तो अभी चूँकि हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, तो हम ऐसी ही चीज़ें पढ़ेंगे कि कहाँ साक्ष्य मिला था, कहाँ सर के साक्ष्य मिले थे, कहाँ कुत्ते के साथ मनुष्य दफनाया गया था, है ना, कहाँ युगल समाधान मिले थे। यही सब चीज़ें हम पढ़ेंगे क्योंकि हम उसी पे डिपेंड भी कर रहे हैं। तो आदि जन्म स्थली हम सबसे पहले बात करते हैं, कहाँ गया, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले मानव की उत्पत्ति होती है, और मानव की उत्पत्ति जो है एकदम से क्रमवार चलती रही है। शुरुआत अगर करेंगे, क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि सबसे पहले पृथ्वी पर किस जीव का अवतरण हुआ, या सबसे पहले किस जीवन जो मिलता है किसका मिलता है, तो हम बात कर लेंगे सबसे पहले जल में, है ना। तो जल में सबसे पहले एक कोश की जीव का जन्म हुआ था जिसका नाम है अमीबा, ठीक है।
अमीबा जो एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिका का मतलब एक ही प्रकार के सेल से बना हुआ है ना। मनुष्य बहुकोशिकीय है, प्लांट्स बहुकोशिकीय हैं, मतलब उनकी पत्तियां अलग सेल्स कोशिकाओं से बने हैं, तने अलग और जड़ें अलग। ऐसे ही मनुष्य है ना, लंग्स अलग कोशिका से मिलकर, चूँकि उसका अपना फंक्शन है ना। ऊपर की एपिडर्मिस जो है ना, डर्मिस जो चमड़ी है वो अलग कोशिका से बनी है, बाल अलग कोशिका से हैं, आँखों के सेल्स अलग हैं, सभी प्रकार के अलग अलग सेल से बने, तो हम बहुकोशिकीय हैं। लेकिन ये क्या था, चूँकि शुरुआत हो रही है तो ये एक कोशिकीय जीव है जो सबसे पहले जन्म लिया था। और मनुष्य का भी कहीं न कहीं जन्म जल से ही होके हुआ था, क्योंकि जल के बाद मछली के बाद फिर वो बढ़ते बढ़ते पक्षी के बाद मनुष्य तक पहुंचा है, सीरीज बाय सीरीज ऐसा बताया जाता है। और इन सब चीज़ों के बारे में बड़ा एक लंबा समय रहा, बड़ा लंबा टाइम चला है ना। डार्विन ने बताया था कि मनुष्य जो है क्रमवार तरीके से बढ़ा है। उनकी पुस्तक एक थी द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, है ना, चार्ल्स डार्विन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज के बारे में उन्होंने सभी क्रमवार मनुष्यों के बारे में बताया था कि इसी तरीके से मनुष्य का पहले जीव, फिर उसके बाद अगला जीव, इस तरीके से पक्षी था, पक्षी के बाद फिर बंदर की ओर गया, ये सब चीज़ें। चलिए उस पर हमें चर्चा नहीं करना बहुत ज़्यादा। मानव जाति का पालना, सब पालना क्या इसमें, अच्छा यहाँ पे महाद्वीप दिया तो पालना क्या हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप जो है मानव जीव का पालना रहेगा, मानव जाति का पालना रहेगा, क्योंकि वहीं पर सबसे पहले मनुष्य का जन्म हुआ था। अब यहाँ पे सीरीज दे रखा कि कौन सा विकल्प जो है कालानुक्रम के हिसाब से सही है। तो देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबसे पहला मनुष्य है, मनुष्य वर्ग का पहला प्राणी है। उसके बाद होमो इरेक्टस आ जाएगा, होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथल, उसके बाद क्रो-मैग्नन। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और क्रो-मैग्नन, है ना। निएंडरथल वगैरह ने सबसे पहले अपने जो भी पूर्वज जिनकी मृत्यु हो जाती थी तो दाह संस्कार इत्यादि यानी अंतिम संस्कार शुरू कर दिया था। इसी हिसाब से आग की खोज इसने कर दी थी। ठीक है, समझते रहिए ये चीज़ें। और सबसे आद्य यानी कि सबसे पुराना अगर मनुष्य का हम बात कर लेंगे और जो पूर्वज रहेगा वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही रहेगा। तो ये याद रखेंगे क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, उसके बाद निएंडरथल है, फिर लास्ट में क्रो-मैग्नन है। क्वेश्चन है किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है, तो पूर्वज की चर्चा अभी मैं कर रहा था, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और सबसे और नया वाला कौन सा है, क्रो-मैग्नन। ठीक है, क्रो-मैग्नन ये याद रखेंगे। तो नहीं आदि पूर्वज है तो आंसर तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, सबसे नया वाला क्रो-मैग्नन। कह रहा किसे मानव की माता कहा जाता है, तो इसमें लूसी जो है, लूसी को मानव की माता कहा जाता है। ठीक है, लूसी मानव माता है। बहुत सारे देखिए स्टैटिक्स देखिए या फैक्ट आप याद कर रहे हैं। और अगर हम बात कर लें यहाँ विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया तो ब्रिटेन से संबंधित हैं, तो इसमें देखिए मैडम क्यूरी से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैडम क्यूरी एकमात्र वैज्ञानिक और महिला हैं जिनको दो बार नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है ना, फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें मिला था। सबसे पहले ये और इनके पति देव मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने यूरेनियम की खोज की थी, है ना। यूरेनियम की खोज का मतलब, हालांकि उसके और के बारे में बताया था, तो हम कह सकते हैं यूरेनियम की खोज की थी सबसे पहले, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ और एक बार और यानी कि 2 बार इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ये ध्यान रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आगे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मानव जैसा सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव, प्रज्ञा मतलब वही होमोसेपियंस, है ना, और जो सोचने लगा हो, है ना, वो होमोसेपियंस है। तो से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है। अच्छा, ये पूछ रहा कि मानव जैसा ही दिखा, होमोसेपियंस यानी होमोसेपियंस का मतलब 2 पैरों से चलने वाला मनुष्य समझदार था, मतलब मनुष्य जैसा दिखने लगा, लेकिन वो अन्य कोई प्राणी था, है ना, से प्रजाति रूप से भिन्न था।
सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव से प्रजाति रूप से भिन्न था, यानी कि होमोसेपियंस, या हम आज वर्तमान में हम होमोसेपियंस हैं, से भिन्न था, है ना, लेकिन दिखता वैसा ही था। तो पिथेकेथ्रोम्पस जो है वो से 2 पैर वाला जीव कहते हैं, 2 पैर वाला, तो द्विपाद वाला था। तो वो प्रज्ञा मानव जैसा तो था फिजिकली, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें प्रजाति रूप में अलग था। तो इसका पिथेकेथ्रोम्पस याद रखेंगे। भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? तो देखिए, हथनौरा में सबसे पहले नर्मदा घाटी में हथनौरा में हमें साक्ष्य देखने को मिलता है। और सबसे पहले हमें कपाल, वहीं पे मनुष्य का जो कपाल था वहीं पे देखने को मिलता है। और भारत में जो मानव का साक्ष्य मिला था तो वो मानव रामापिथेकस था, ठीक है, जो कहीं न कहीं धीरे धीरे मानसिक रूप से विकसित होने लग गया था रामापिथेकस। तो हथनौरा, नर्मदा घाटी हथनौरा, और हथनौरा जो मिला था उस समय का साक्ष्य वो मध्य पाषाण काल के टाइम ड्यूरेशन का मिला था, ठीक है, मध्य पाषाण कालीन हम कह सकते हैं, ये याद रखेंगे। होमो इरेक्टस को एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो वही बात मैं कह रहा था, नर्मदा हथनौरा, ठीक है, कपाल मिला था, मध्य पाषाण कालीन समय काल का था वो। तो होमो इरेक्टस का वो जो मिला था वो होमो इरेक्टस था। और ध्यान रखिएगा, होमो इरेक्टस जो है, होमो इरेक्टस 2 पैरों से चलने वाला, यानी कि हम कहें तो खड़ा होकर के, सीधा होकर के 2 पैरों से चलने वाला पहला मानव था, जिसे होमो इरेक्टस कहा गया। 2 पैरों से चलने वाला, है ना, या खड़ा हो सकता था जो, ठीक है, 4 पैर से नहीं चलता था। तो होमो इरेक्टस था, जो होमो इरेक्टस तक अंततः मनुष्य पहुंचता है। फिर कह रहा निम्न में से, हाँ आंसर हो गया उसका, कह रहा किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे पिथेकेथ्रोम्पस, इसमें देखिए होना चाहिए। क्रोमैग्नन तो हमारा अंतिम या हम कहते हो नवीन पूर्वज है। प्राचीनतम द्विपद, सबसे पुराना जो 2 पैरों से चलने लगा था, तो पिथेकेथ्रोपस था, लेकिन वो आमतौर पे ध्यान रखिएगा वो मनुष्य वर्ग में नहीं आया था। और मनुष्य वर्ग में होमो इरेक्टस आता है, क्योंकि ये मनुष्य जैसा ही था ये मानव हुई, ठीक है, होमोसेपियंस जैसा ही था, लेकिन अलग प्रजाति का था, ये ध्यान रखेंगे। अभी थोड़ी देर चर्चा कर रहे थे हम लोग। बाकी ये निएंडरथल, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो सबसे पुराना है, और ये क्रोमैग्नन सबसे अंतिम वाला मानव है होमोसेपियंस के वर्ग में। कह रहा किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो आग की खोज सबसे पहले कौन कर लिया था? होमो इरेक्टस ने कर लिया था आग की खोज, ठीक है। होमो इरेक्टस जो है, चूँकि आग की खोज पाषाण काल, अब देखिए वो ज़माना गया कि अब आपसे क्वेश्चन, उम्मीद आप ये करें कि अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव ने किस समय आग की खोज कर ली थी, है ना। तो पाषाण के कौन से वाले में, इतना भी डिटेल्स में भी अब नहीं पूछेगा, वो ज़माना गया, है ना। तो मनुष्य से पूरा पाषाण काल में क्या था? आग की खोज कर ली थी, ठीक है, पूरा पाषाण काल में आग की खोज। और इस समय भारी भरकम क्वार्टराइज पत्थर से हथियार बनाता था। मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थर से बनाने लग गया था, जिसे हम कई बार कहते हैं पेबुल कहने लगे थे, है ना, छोटे छोटे। उसमें कोई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि मध्य पाषाण काल से क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि मनुष्य ने सबसे पहले तीर धनुष जो है बनाना मध्य पाषाण काल में शुरू किया था, छोटे छोटे हथियार बनाना, है ना। और कहीं न कहीं रहने यानी इस्टेब्लिश होने के क्रम में मध्य पाषाण काल में ही था, है ना, जानवरों को पालतू बनाने लग गया था। नव पाषाण काल में खेतीबाड़ी ठीक ठाक मामले में करने लग गया था। शुरू करना और पूर्णतः करना दोनों में अंतर है। तो अब क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा कि बताइए आग का खोज किया कौन था, किस समय किया था, वो आप समझ कंफ्यूज मत रहिए उसमें। होमो इरेक्टस याद रखेंगे, ठीक है। आग के मामले में निम्न में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव बताया जाता है? तो निएंडरथल, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, निएंडरथल जो है वो मनुष्य के अपने जो पूर्वज थे उनका अंतिम संस्कार करने लग गया था निएंडरथल। अगर नहीं याद हो पा रहे तो ध्यान रखिए कि उस समय आमतौर पे जो अंतिम संस्कार होते थे
दफनाया ही जाता था। देखिए जो जला दिया गया होगा उसे हम कहाँ जान पाए होंगे, हो सकता है जलाया जाता हो, ठीक है। लेकिन जब कुछ हमारे पास साक्ष्य, कुछ हड्डी या कुछ ऐसा मिलेगा नहीं तो हम जानेंगे कैसे। तो हम आमतौर पे यही जानते हैं कि उस समय जो मृतक होते थे उन्हें दफनाया जाता था, ठीक है। और दफनाना मतलब क्या है, दफनाया कहाँ जाता है, ज़मीन के नीचे, है ना। तो नीचे से निएंडर, यही एक मानव प्रजाति है जिसमें न से शुरू होता है, तो निएंडरथल याद रखेंगे, नाम भी है निएंडरथल, थल जो नीचे दफनाया जाता है, तो अंतिम संस्कार याद रखेंगे, ऐसे रिलेट करके बस आपको याद हो सके तो बस याद तो रहेगा 100%। ये आप भूलने का अगर आप प्रयास भी करेंगे तो भूलेंगे नहीं, क्योंकि है वो आसान हो गया। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज मतलब अभी वर्तमान में हम कहें जो मानव है उसका सबसे लेटेस्ट जो पूर्वज है वो कौन है, तो सबसे लेटेस्ट पूर्वज यही है, क्रो-मैग्नन, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन सब ठीक ठाक लेवल में कई बार स्टैटिक्स में पूछ लेता है। कौन सा नवीनतम समझा जाता है, सब वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बार बार, है ना। राजस्थान में पूछा था, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है, तो सबसे पहला पूर्ण मानव जब था, बाकी ये निएंडरथल वगैरह तो है नहीं, ये क्रो-मैग्नन, कई बार 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 वही आंसर आ रहा है। तो देखिए पूर्ण मानव जो है प्रारंभिक वाला जो है क्रो-मैग्नन ही था। विकल्प में होमोसेपियंस तो दिया नहीं, तो हमें मजबूरी में यही क्रो-मैग्नन ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन सब में सबसे नवीनतम यही है, ठीक है। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक नाम भाषा में कहा जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, होमोसेपियंस, है ना। होमोसेपियंस सेपियन ये वैज्ञानिक नाम है आधुनिक मानव का। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन खोज हुई थी, तो सबसे पहले पल्लवरम, साउथ इंडिया में पल्लवरम में, है ना। चूँकि दक्षिण भारत में ही हमें साक्ष्य मिलता है, और देखिए नर्मदा हो या बाकी नदियां हों वहाँ पे हमें पाषाणकालीन साक्ष्य मिलता है, या हम कह लें प्राग ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि गंगा और सिंधु, या हम कहें हमारे दक्षिण, हाँ सिंधु ही है नदी, उसका पूरा जाल हम कह देंगे, चूँकि ये नदी हो गई तो सारे इनके सभी जो हैं सहायक नदियाँ भी आ जाएंगी। इनमें कोई साक्ष्य में प्रागैतिहासिक काल में नहीं मिलता है, यानी दक्षिण भारत में ही मिलता है ज़्यादातर। तो ज़्यादातर मतलब क्या, उधर ही मिलता है। तो पल्लवरम में हमें सबसे पहले पुरापाषाणकालीन जो है कलाकृति खोजी गई थी, ठीक है। भारत में सबसे पहले पुरापाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट, देखिए रॉबर्ट ब्रूसफुट को जो है आमतौर पे क्या कहते हैं, पुरातात्विक सर्वेक्षण ही, क्योंकि जो अलेक्जेंडर कनिंघम हैं वो पुरातत्व विभाग के जनक हैं, और पुरातात्विक सर्वेक्षण ही होगा, अभी देखिए शायद मिल जाए कहीं। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ही हैं जो जनक कहे जाते हैं। इनका जो टाइम ड्यूरेशन था 1863 में इन्हें पूर्व पाषाणकालीन उपकरण मिला था भारत में सबसे पहले, ठीक है ना, रॉबर्ट ब्रूसफुट। क्वेश्चन दो लोगों से बनता है, एक हो जाते हैं ए कनिंघम या अलेक्जेंडर कनिंघम, और दूसरे रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमें क्लू मिल गया है, प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक हैं तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ही हैं, है ना। और पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो जनक हो जाएंगे, देखिए प्रागैतिहासिक नाम दे रखा है तो यहाँ पे अब डाउट नहीं रहेगा। और प्रागैतिहासिक जो सर्वेक्षण के जनक हैं वो एक कनिंघम है। अलेक्जेंडर कनिंघम की बात कर लें तो उन्हीं के नेतृत्व में हम देखते हैं कि दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी 1921-22 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। आगे ये चीज़ें चलती रही, है ना, लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। तो फिलहाल वो बाद की बात है, अभी हम लोग यहाँ आते हैं, वो आद्य ऐतिहासिक की बात है, ये प्राग ऐतिहासिक की बात है। तो प्राग ऐतिहासिक के जनक कौन हो जाएंगे भाई, एक कनिंघम नहीं है, रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है। बाकी हमें दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन ये रह गया था रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण की खोज की मूलतः थे, तो मूलतः क्या थे, एक वनस्पति, एक पुरातत्वविद। देखिए यहाँ पे भूवैज्ञानिक थे वो, यहाँ क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन बढ़िया है जो फंसा सकता है। यहाँ पुरातत्वविद नहीं थे वो,
वो क्या थे, एक भूवैज्ञानिक थे। यहाँ आपको गूगली डाल रखा है तो ये ध्यान रखेंगे, पुरातत्वविद नहीं थे। ठीक है, और आगे बढ़ते हम लोग। बहुत अतिरिक्त बात करने का भी प्रयास नहीं कर रहा हूँ। भारत के, चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन देख ले तो अच्छा ही है, लेकिन ठीक है अगर चर्चा करते हैं तो हमें बस ध्यान ही तो रखना, चीज़ें याद रखनी। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्न में से किस स्थल पे मिला है? तो हथनौरा से ही मिला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। हथनौरा से ही मिला है, नर्मदा घाटी में, और वही कपाल मिला था। तो सबसे पहले मानव का प्राचीनतम हमें जीवाश्म मिला है, जीवाश्म है ना, जीवों का अस्म। पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया था, तो कैसा था भाई? पूरा पाषाणकालीन की बात हो रही है, प्राकृतिक रूप से था, है ना, एकदम से। वो लोग क्या करते थे? शिकार करते थे, मनोरंजन के लिए भी शिकार करते थे, और जीवन यापन के लिए भी शिकार ही करते थे, और क्या करते थे? घुमक्कड़ थे। नागरिक जीवन हम देखते हैं आमतौर पे सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय जीवन था। ये क्वेश्चन भी बनता है। पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो शिकार खेलना। कौन सा? मिट्टी का बर्तन। मृदभांड तो बाद की बात है, सिंधु सभ्यताओं में जब हम आ जाएंगे। कृषि कृषि और पशुपालन पूर्णतया जो है नवपाषाण काल में, नहीं तो शुरुआत हो गई थी मध्य पाषाण काल में। ठीक है, पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन के लिए भी साधन क्या था? शिकार ही था। ये सब नॉर्मल से क्वेश्चन है। देखिए अब हर बार बहुत तगड़े क्वेश्चन हो वो भी तो ज़रूरी नहीं है ना, कुछ अच्छे भी क्वेश्चन नॉर्मल से रहेंगे, जो ज़रूरी नहीं कि किसी एग्ज़ाम में, नॉर्मल वाले एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या रही? तो देखिए पूरा पाषाण काल में सबसे पहले मनुष्य आग जलाना सीखा था, जो सबसे महत्वपूर्ण था, है ना। कुंभकार वगैरह ये बाद की बात है ना, मृदभांड वगैरह हम बाद में देखते हैं। सूत को बुनाई सभ्यता काल में ही रहेगी, सिंधु घाटी सभ्यता में। धातु उपकरण, हाँ धातुओं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु को ढूंढा था? तो सबसे पहले तांबा था, है ना। तांबा को सबसे पहले मनुष्य ने ढूंढा था, और लोहे का इस्तेमाल पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं किया था, है ना। वैदिक समय में हम देखते हैं कि लोहे का इस्तेमाल हुआ। फिर आर्य की चर्चा वहाँ से शुरू होती है। भारत में पूर्व प्रशस्तर युग में अधिकांश औजार किसके बने थे? तो इसमें विकल्प देख के ही लग रहा है कि बड़ा आसान है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो स्फटिक के बने थे। ठीक है, स्फटिक पत्थर जो था, प्रशस्तर का मतलब पत्थर ही था, तो उसके अधिकांश जो है और स्फटिक के ही बने थे, है ना। उसके बाद चीज़ें छोटे छोटे पत्थर पेबुल से बनने हथियार शुरू हो जाते हैं, है ना। और जिसे हम फलक संस्कृति भी कहते हैं, जिसे हम मध्य पाषाण काल भी कहते हैं, तो उसे हम फलक संस्कृति कह लेते हैं। ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए इसको इतना ही रखते हैं, है ना। फिर आगे देखेंगे हम लोग 50-50 या जैसा भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और लंबा वीडियो या इतना ही ठीक है, 25 का एक सीरीज़ या 20-25-30 सवाल का या 50 सवाल का बताइए, तो पूरा सीरीज़ चलाया जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करनी थी, बहुत ज़्यादा और कुछ इसमें जानकारियाँ भी नहीं थी जिसके बारे में बात ज़्यादा करते हम लोग, लेकिन ठीक है, जितना ज़रूरी उतनी हम लोग बातचीत कर ले रहे हैं। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बाकी तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिए, लाइक कर लीजिए, और बस ठीक है, ओपिनियन ज़रूर दीजिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।